हेलो दोस्तों, मेरा नाम मान सिंह और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं एम के ब्लॉग। तो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप कि सब ठीक ठाक होंगे, आपका परिवार बिल्कुल ठीक ठाक होगा। दोस्तों, काफ़ी देर से मेरे को मैसेज भी आ रहे थे, मेरी मेल आईडी पर मेल भी आ रही थी कि सर हम कनाडा जाना चाहते हैं बट हम लोग आईएलटीएस नहीं कर पाएंगे। हमारे लिए आईएलटीएस करना बहुत मुश्किल है, इतनी इंग्लिश हमारी हाई नहीं है। बट उनका सपना ये है कि हम कनाडा में जाएँ और वहाँ पर जाके काम करें वर्क परमिट पे, तो और अच्छा खासा पैसा कमाएं। दोस्तों, मैंने काफ़ी न्यूज़ में भी देखा है, बहुत सारे एजेंट न्यूज़ लगाते हैं कि बिना आईएलटीएस के आप कनाडा जा सकते हैं और आप वहां पर जाके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। दोस्तों, कनाडा की सरकार के कुछ नियम कानून हैं फॉरेन वर्कर के लिए, क्योंकि अगर आपने कनाडा में आना है, आईएलटीएस आपकी कंपल्सरी है। आप किस वे पे आ रहे हैं, स्टूडेंट परमिट पे आ रहे हैं तो भी आप लोगों को आईएलटीएस कंपल्सरी है। आप वर्क परमिट पे आ रहे हैं तो भी आईएलटीएस कंपल्सरी है। आप पीआर आ रहे हैं तो भी आईएलटीएस कंपल्सरी है। तो दोस्तों, आईएलटीएस के इतना ज़रूर है कि कुछ बैंड अप डाउन होते हैं इनके वीज़े में। जैसे कि वर्क परमिट है, उसके थोड़े से हल्के से कम बैंड होंगे, स्टूडेंट्स के थोड़े से हल्के ज़्यादा को, पीआर के तो सबसे ज़्यादा बैंड होते हैं। मगर क्या है कि कनाडा सरकार ने ये फॉरेन वर्कर के लिए ज़रूरी रखा हुआ है कि जो फॉरेन वर्कर है वो हमारे देश में आके जो हमारी इंडस्ट्रीज़ के सिटीजन यहाँ पर एम्प्लॉयर है या कंपनी के बड़े बड़े एचआर हैं या कोई भी डिपार्टमेंट के लोग हैं, उनसे वो टॉक ठीक तरह से कर सके, उनको प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, क्योंकि इंग्लिश बोलनी आनी चाहिए एक फॉरेनर वर्कर को। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कनाडा के वर्क परमिट की कि वर्क परमिट में आप आईएलटीएस करना कंपल्सरी है। तो मैंने पहले आप लोगों को बता दिया कि वर्क परमिट के लिए दूसरे देशों में आप जॉब ऑफर लेटर लेते हो तो कनाडा में LMIA लेना जरूरी होता है। एक एम्प्लॉयर की तरफ से और एक कंपनी की तरफ से एक परमिट पर, जो वर्क परमिट है उस पर एक LMIA देना जरूरी होता है। वो कंपनी रजिस्टर्ड होनी चाहिए कनाडा गवर्नमेंट के साथ। फिर वो आप लोगों के डॉक्यूमेंट सबमिट करती है, फिर आप लोगों को LMI मिलता है। तो LMIA लेने के लिए बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ते हैं। क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कनाडा के अंदर LMIA बिकता है, मीन की एक जॉब ऑफर लेटर वहाँ पर सेल होता है। आपकी एजुकेशन को देखते तो ठीक है, मानते हैं कि आपकी एजुकेशन ठीक है, मगर क्या है कि वहाँ के जो कंपनियाँ, वहाँ के जो एम्प्लॉयर हैं, उन्होंने पकड़ लिया है कि यहाँ पर जितने भी लोग इंडिया से आते हैं या अदर कंट्री से आते हैं, उनको हम लोग LMIA बेचें। हमारे इंडिया के लोग, खास करके पंजाबी, कनाडा के अंदर बहुत टाइम से, काफ़ी टाइमों से बसे हुए हैं और वहाँ के सिटीजन हैं, और वो लोग वहाँ पर वीज़ा एजेंट बने हुए हैं, मान के जिसको हम लॉयर बोलते हैं, वहाँ पर, यहाँ पर तो हम वीज़ा एजेंट बोलते हैं, वहाँ पर लॉयर बोलते हैं। तो उन लोगों ने इस चीज़ को पकड़ा हुआ है कि पंजाब, हरियाणा या दिल्ली साइड या अदर सिटियों से लोग कनाडा आने के लिए तड़फ रहे हैं और इनको हम लोग कैसे लें अपने हाथों में। तो उन्होंने कंपनी से टाई अप किया, कंपनी को बोला कि आप हम लोगों को LMIA बेचो, हम लोग आगे इसको सेल करेंगे, और जो भी फॉरेनर वर्कर है, जो गवर्नमेंट का नियम है, कनाडा गवर्नमेंट के नियम के अनुसार अगर वो अपने डॉक्यूमेंट सारे फिल करता है तो हम लोग उसको 30,000, 40,000, 50,000 डॉलर, कनाडा डॉलर, आप इसको कन्वर्ट कर लेना इंडियन रुपी में, उतने की LMIA बिकती है कनाडा के अंदर। तो जितनी अच्छी पोस्ट होगी उतना महंगा LMIA बिकता है। तो दोस्तों, ये कभी मत सोचना कि हम कनाडा में किसी एजेंट के थ्रू जा रहे हो तो 40-50 लाख रुपये आपसे जो मांगता है ना, तो वो यही है। मगर क्या है कि ये पूरा का पूरा पैसा रिस्क है। रिस्क कैसे है? आपके एजेंट ने उधर के लॉयर से टाई अप किया कि मेरे को एक LMIA दो, तो वो बोलेगा ठीक है, आप पहले एडवांस पैसा भेज दें, फिर हम आप लोगों को LMIA देंगे। तो वो उसको एडवांस पैसा भेज देता है। 50% चांस होते हैं कि आपको मिले या ना मिले। मिल गया तो आपकी किस्मत है, नहीं मिला तो भी आपकी बैड किस्मत है,
क्योंकि अगर मिला तो आपके पैसे सेव हैं, मीन कि आप कनाडा जा सकते हो। अगर नहीं मिला तो आपका जितना भी पैसा हो सब डूब सकता है। वो कैसे डूब सकता है? जो यहाँ के एजेंट हैं उन्होंने ऑलरेडी उन एजेंट को पे कर चुके होते हैं। जब LMIA नहीं मिलता है तो वो एजेंट इधर के एजेंट को पैसा नहीं देता है। तो इसमें क्या है कि काफ़ी धांधलीबाजी होती है और बहुत बड़ा रिस्क है, मगर फिर भी आपको IELTS करना ही पड़ेगा इसके अंदर। अभी सवाल उठता है कि हम बिना IELTS के कैसे कनाडा में जा सकते हैं। देखो, एक ही वे है बिना IELTS के जाने का, मगर उस वे में बाद में भी आपको IELTS करनी पड़ेगी। वो वे क्या है? आपको कनाडा का टूरिस्ट वीज़ा लगवाना पड़ेगा। जो एजेंट बोलते हैं ना कि आपको हम कनाडा में बिना IELTS के भेज सकते हैं, तो वो टूरिस्ट वीज़े पर पहले आप लोगों को भेजेंगे, फिर आप लोगों को बोलेंगे कि वहाँ पर मेरा एक बंदा है, आप उससे टाई अप होना, वो आपको LMIA लेके देगा। आपसे वो ले लेते हैं टूरिस्ट वीज़े के पैसे, मीन कि 25,000 30,000 ले लेंगे। वो आपसे सारा पैसा नहीं लेंगे, आपको वो पैसा कोई आपका वहाँ पर बंदा है या आपका अकाउंट इंडिया में अकाउंट है जो ऑपरेट हो सकता है कनाडा में, उसमें आपने 30 से 40 लाख रुपए डाला हुआ है। उसके बाद आप यहाँ से कनाडा में गए इसके ऊपर टूरिस्ट वीज़े के ऊपर, क्योंकि टूरिस्ट वीज़े के लिए IELTS की ज़रूरत नहीं पड़ती है। टूरिस्ट वीज़ा हमेशा 10 साल का लगता है और 6 महीने की वैलिडिटी होती है। आप 6 महीने कनाडा में रह सकते हो और उसके बाद आपको एक दिन पहले कनाडा छोड़ना पड़ेगा। आप कनाडा में गए, वहाँ पर उस बंदे से टाई अप किया, एजेंट के बंदे से टाई अप किया। एजेंट के बंदे ने बोला कि LMIA आपको मिल जाएगी, आप हमको इतना रुपया दे दो। वो क्या करेगा कि आपको वहाँ से अकाउंट से पैसा निकाल के डॉलर में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर वो आप उनको पे कर दोगे। यहाँ पर कैसे फंस गए आप? 100% रिस्क में आ गए आप। 100% रिस्क में कैसे आए? उस बंदे ने पैसा लिया, आपको साथ में भी लेके गया। वो जो कंपनी में आपके साथ इंटरव्यू हुई, उस कंपनी ने बोला आपको LMIA हम दे देंगे, आपको मिल जाएगी, क्योंकि उस कंपनी का टाई अप सिर्फ आपके इंटरव्यू तक है, नॉट कि आपके पैसे तक। आपके पैसे तक जो टाई अप है वो उस एजेंट के साथ है जिस एजेंट को आपने कनाडा में जाकर पैसे दिए हैं। उसके बाद क्या है कि खुदा ना खास्ता कोई ऐसी गड़बड़ हो गई कि आपको LMIA नहीं मिला और आपका पैसा चले गया, तो आप कनाडा में कोई भी उस पर्सन के ऊपर केस नहीं कर सकते हो। वो कैसे नहीं कर सकते? पहली बात है, आप टूरिस्ट वीज़े पे जा रहे हो और 40-50 लाख रुपया आप नहीं ले जा सकते, वहाँ पर आप ड्रॉ नहीं कर सकते। और वो जो पैसे निकलेंगे ना आपके अकाउंट से, वो निकलेंगे धीरे धीरे करके। मीन कि थोड़े से पैसे अभी निकाले, थोड़े से पैसे थोड़े टाइम के बाद निकाले, थोड़े से पैसे थोड़े टाइम के बाद निकाले, थोड़े से पैसे थोड़े टाइम के बाद निकाले। आप कनाडा के अंदर उस एजेंट के ऊपर केस भी नहीं कर सकोगे, क्योंकि उनकी गवर्नमेंट ने सबसे पहले आपसे ही सवाल कर लेना, आपने इतना पैसा कनाडा में आके क्यों निकाला, आपको इतनी ज़रूरत क्यों पड़ी। आप फंस गए। आप ना तो वहाँ पर किसी से बोल सकते हो, ना पुलिस में कंप्लेन कर सकते हो। आपका ड्यूरेशन ख़त्म होता जा रहा है, आप उस एजेंट के चक्कर लगाते जा रहे हो। एजेंट आपको बोलता कल, परसों, 3 दिन के बाद, 1 हफ्ते के बाद आपको LMIA मिल जाएगा। बहुत कम रियल चांस होते हैं जिनको टूरिस्ट वीज़े पर LMIA मिलता है। जिनके खुद के अपने दोस्त वहाँ पर हों, जिनके खुद के अपने रिश्तेदार वहाँ पर हों, जिनके खुद के भाई बहन वहाँ पर हों, वो आपकी हेल्प कर सकते हैं। जिसका कोई नहीं है, प्लीज़ इन चक्करों में ना पड़ें। आप कनाडा की LMIA लेने के चक्कर में अगर पड़ गए तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। बहुत ही काफ़ी एजुकेटेड पर्सन जिन्होंने PhD किया, अच्छे इंजीनियर हैं, BTech MTech, उन लोगों को मिल सकती है डायरेक्टली PR, क्योंकि वो लोग IELTS करके जा सकते हैं। मगर प्रश्न ये उठता है कि आप लोग IELTS बिना जाना चाहते हो तो कैसे होगा। तो इसलिए जो पर्सन बिना IELTS के सपना देखे ना कनाडा का, वो रहने थे कनाडा में जाना। और भी वर्ल्ड के अंदर देश हैं जो बिना IELTS के लिए
आईएलएस से आपको वर्क परमिट पर काम देते हैं। और उन देशों में रहकर भी आप लोग पीआर ले सकते हो और वो कनाडा से अच्छी करेंसी भी उन देशों की होती है। आप सर्च मार के तो देखें, क्योंकि हमारे देश के नौजवानों के अंदर कनाडा एक मुंह में बसा हुआ नाम है, जैसे कि कनाडा एक ऐसी जगह है जहां पर रोड पर पैसा पड़ा है और काम नहीं करना पड़ेगा, पैसे उठाए और जेब में डाले, जमा कराए, घर खुशहाल। ऐसा नहीं है। बातों पर ध्यान दें आप लोग, सोचें। ऐसे नहीं है किसी अगर पर्सन ने बोल दिया कि मैं आप लोगों को बिना आईएलएस के भेज सकता हूं, तो भेज तो देगा आप लोगों को, चले जाओगे कनाडा में, मगर वहां जाने के बाद आपको एलएमआई जो आप लोगे उस पर 100% रिस्क है। आपको मान लिया कि आपको एलएमआई मिल गया, आपने वीज़ा कन्वर्ट करवाना है टूरिस्ट वीज़ा टू वर्क परमिट में, उसकी फ़ीस अलग से है। फिर उसके बाद क्या है कि उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। इधर से आपका टूरिस्ट वीज़ा ख़त्म हो रहा है, उधर से आप लोगों का वर्क परमिट कन्वर्ट नहीं हुआ है, और ऐसे स्थिति आ जाएगी कि आपको 2 दिन के बाद वापस इंडिया में आना है और वहाँ पर वर्क परमिट के डॉक्यूमेंट तैयार ही नहीं है। तो दोस्तों यहाँ भी एक बहुत बड़ी दिक्कत आती है। तो इतना बड़ा रिस्क ना लें आप कनाडा में जाके बिना आईएलएस के। वहाँ पर अगर एलएमआई लेते हो तो ये मैं 99% नहीं 100% रिस्क बोलूँगा इसका। और उसके बाद क्या है कि अगर आप लोगों को वर्क परमिट भी मिल जाता है और आपने नेक्स्ट वर्क परमिट के लिए अप्लाई करना, मीन कि कभी तो वर्क परमिट ख़त्म होगा ही ना, तो उसके लिए आपको आईएलएस वहाँ पर करनी पड़ेगी। अभी बात करते हैं ड्राइवर भाई, जो हमारे बहुत ही एक्सपीरियंस होल्डर ड्राइवर भाई हैं, वो भी कनाडा जाना चाहते हैं, जो दुबई में या सऊदी अरबिया या यूएई, पूरा लगा लो आप, यूएई की बात करते हैं, वहाँ पर अच्छे ड्राइवर हैं और वो भी वहाँ पर जाना चाहते हैं वर्क परमिट में। तो सेम यही कंडीशन है कि उनको भी आईएलएस करनी ही पड़ेगी, तब वो जा सकते हैं। हाँ, बैंड थोड़े कम हो सकते हैं, मीन कि 5 बैंड या 5.5 बैंड तक आपके आने कंपल्सरी हैं। तो अभी ये आप लोग डिसाइड करना कि हमने बिना आईएलएस के अगर कनाडा में जाकर काम करना है तो कितना बड़ा रिस्क लोगे आप लोग। कम से कम आपकी जेब में 50 लाख रुपए तक होना चाहिए, तब आप जाकर वहाँ पर एलएमआई ले सकते हैं। वो भी बहुत बड़ा रिस्क, 50 लाख रुपया, क्योंकि 30 से लेकर 40 लाख रुपए की तो एलएमआई बिकती है। कोई एजेंट बोलता है नहीं यार इतनी की थोड़ी मिलेगी, मैं 15 लाख में दिला दूंगा, मैं 20 लाख में दिला दूंगा, मैं 15 लाख में। ऐसा नहीं है। सोच लेना एलएमआई वहाँ पर जब बिकती है ना तो उसकी बोली लगती है। बोली कैसे लगती है? अभी 10 वैकेंसीज हैं, लेने वाले 100 बैठा है, तो आप लोग समझ जाओ जिसकी बोली अच्छी होगी तो उसको मिल जाएगी। तो ऐसे ही है कि कनाडा में अगर आपने जाना लीगल वे से तो आईएलएस आप लोगों को करनी पड़ेगी। इंग्लिश में आप पढ़ाई कीजिए, आईएलएस कीजिए, फिर उसके बाद काफ़ी आपके पास रास्ते खुल जाते हैं। आप स्टूडेंट वीज़े पर भी जा सकते हैं, वहाँ पर स्टडी करके आप जा सकते हैं। आप डायरेक्टली पीआर कर लेके जा सकते हैं। पीआर लेने के लिए आप लोगों की एजुकेशन अच्छी होनी चाहिए, एक्सपीरियंस आपके पास अच्छा होना चाहिए। पॉइंट सिस्टम होता है उनका, आप अगर पॉइंट सिस्टम में आ रहे हो, एक्सप्रेस एंट्री में आ रहे हो, तो आप आराम से वहाँ जा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। मगर अगर आप दूसरा रास्ता शॉर्टकट अपनाना चाहते हो तो वो बहुत मुश्किल है। किसी भी कंट्री के अंदर कोई भी एजेंट उस कंट्री के कायदे कानून से बड़ा नहीं है। उन कंपनियों को कोई लेना देना नहीं है, ये एजेंट है। अगर कोई एजेंट बोलता है मैं बिना ऐसे ही आप लोगों को भेज दूंगा वहाँ पर, बिना ऐसे भेज दूंगा, आप मेरी वीडियोस देख लेना, अमेरिका वाली, यूएसए इलीगल वाली वीडियो मेरे चैनल पर पड़ी है, वहाँ पर देख लेना। जा सकते हैं, मगर क्या है कि इलीगल रास्ते के थ्रू, इलीगल तरीके के थ्रू। तो उससे जाने से क्या है कि आप तो खुद फंसोगे, खुद अपना पैसा भी फंसा बैठोगे। तो दोस्तों मेरा यही मकसद था आज की वीडियो में आप लोगों को बताना कि कनाडा में अगर आप जाना चाहते हो तो आप लीगल वे से जाओ और थोड़ी सी मेहनत ज़रूर कर लो कि आप आईएलएस ज़रूर करो। आईएलएस हमारे एक कनाडा के लिए ज़रूरी नहीं है, ये खोर कंट्रियों के लिए भी ज़रूरी है। आईएलएस की वैलिडिटी 2 साल तक होती है। आप 2 साल तक न्यूजीलैंड, कनाडा और भी बहुत देश है जहाँ आईएलएस की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पर आप जॉब भर सकते हैं। दोस्तों आपको कैसी लगी ये कनाडा की वीडियो मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना।
चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकॉन के बटन को जरूर प्रेस कर देना, लाइक कर देना, शेयर भी कर देना। दोस्तों अभी मैं आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। मेरी तरफ से आप लोगों को प्यार भरी सत श्री अकाल, जय हिंद।